नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम MPPSC 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, कल्चर एवं लिटरेचर वाली यानी हमारी यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। अभी हम कला और संस्कृति के पार्ट पर हैं, आर्ट एंड कल्चर पर, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की लोक कलाओं के बारे में जाना, साथ साथ हमने जाना लोक नृत्य के बारे में, लोक नाट्य के बारे में, आदि टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था। कल का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 9 था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को पढ़ना स्टार्ट किया था। कल उसका पार्ट 1 था। आज उसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक साहित्यकार या मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न लिटरेचर जो हमारे MP का था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, सर ने आपके लिए आंसर राइटिंग बैच 2.0 लॉन्च किया है। उसको आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मात्र 199 रुपये में है। वहाँ आपके मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, पहले भी आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, इस बार उससे 2 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कोशिश कीजिएगा उस बैच को ज्वाइन करने की। अब देखिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 10वां है। ऐसे कंटिन्यू डेली लेक्चर आएंगे। अब थोड़े दिन बाद मैं एक इतिहास का पोर्शन लेके आऊँगा, जिसमें हर एक चीज़ की एक कहानी लेके आऊँगा। 10-10, 15-15 मिनट की उस कहानी के बेसिस पे आपको वहाँ का इतिहास पूरा याद हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, हम आधुनिक से चालू करेंगे। आधुनिक के बाद हम मध्यकालीन करेंगे, उसके बाद प्राचीन करेंगे। तो आपको धीरे धीरे सभी जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वो भी याद हो जाएगा। तो हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार और लोक साहित्यकार के बारे में। आधुनिक साहित्यकार कौन? जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हुए, हरिशंकर परसाई हुए, शरद जोशी हुए, बालकृष्ण शर्मा नवीन हुए, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। लोक साहित्यकार इसूरी, सिंगाजी, घाघ, जगनिक, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आखिरी तक बने रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप लोगों को मालूम पड़ रहा होगा, आप पीछे जाएंगे और 10 दिन का रिवीजन करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, सेकेंड यूनिट में हमने क्या प्राप्त किया है। तो हमारे आधुनिक साहित्यकार में है पहले हमारे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता था। किस नाम से? एक भारतीय आत्मा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके जन्म स्थान की हम बात करते तो इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को जो हमारा नर्मदापुरम का बावई, जिसे वर्तमान में हम माखन नगर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नर्मदापुरम के माखन नगर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बाबई का नया नाम क्या है? माखन नगर। 3 फैक्ट यहाँ पर मिले इसमें कि इन्हें एक नाम से जाना जाता था, एक भारतीय आत्मा, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? माखन नगर, नर्मदापुरम जिले में। इनकी रचनाओं की हम बात करते हैं तो देखिए, इनकी रचनाएं हिम तरंगिणी सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, MPPSC बहुत बार पूछ चुका है। अभी 2 साल पहले उन्होंने पूछा था। हिम किरीटनी, पुष्प की अभिलाषा। जो पुष्प की अभिलाषा है, आप सभी ने पढ़ी होगी अपनी कक्षा में। इसको इन्होंने बिलासपुर जेल में लिखा था। कहाँ पर लिखा था? बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा को लिखा था। फिर देखिए युग, फिर चरण, मरण ज्वार, माता, समर्पण, साहित्य देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, अमीर गरीब इरादे। MPPSC पूछ चुका है अमीर गरीब इरादे के बारे में। समय के पांव, चिंतक की लाचारी, MPPSC पूछ चुका है। और रंगों की बोलियां, हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, MPPSC बार बार पूछता है। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट क्या थी? रचनाएं थी, ठीक है। अब देखिए, कुछ फैक्ट मैं इनके बारे में और बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि इनकी जो रचनाएं थी, रसिक मित्र, इनकी प्रथम रचना कौन सी थी? रसिक मित्र। उसे इन्होंने ब्रज भाषा में प्रकाशित किया था। ये 2 इम्पोर्टेंट पत्रिकाओं का भी संपादन करते थे। उनका नाम था प्रभा और कर्मवीर। इम्पोर्टेंट है, MPPSC पूछ चुका है कि प्रभा और कर्मवीर नामक समाचार पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया जाता था। पुष्प की अभिलाषा इन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी। इंपॉर्टेंट है, MPPSC ने 2 साल पहले ही पूछा हुआ है। इन्हें हिंदी भाषा की हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
याद रखना 1955 में इन्हें हिंदी भाषा की एक कविता थी इनकी हिम तरंगिणी, उसके लिए कौन सा अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। 1963 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 1968 में इनका निधन कहाँ पर हुआ, खंडवा जिले में हुआ था। याद रखना जन्म कहाँ पर, नर्मदापुरम में, और निधन कहाँ पर, खंडवा जिले में। इसीलिए हर साल खंडवा जिले में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े रचनाकार आते हैं और अपनी रचनाओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो याद रखना कितने सारे फैक्ट हमने देखे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, आपके एग्जाम में आएंगे। किसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, चिंतक की लाचारी किसकी रचना है, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है, ऐसे बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि MPPSC 2026 की हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें टोटल आपको 75 टेस्ट मिल रहे हैं, जो आपको मात्र 500 रुपये में मिल रही है। ठीक है, मैं इसका जल्दी से एनालिसिस लेके आऊँगा, तो आपको जो PDF के फॉर्म में एनालिसिस चाहिए उसको मैं किस पे, यूट्यूब पे करा दूंगा, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ में जो सर ने आंसर राइटिंग बेच ज्वाइन किया है 2.0 मतलब लॉन्च किया है, इसको आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, या हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर एक बार सर से बात कीजिए कि कैसा है। ये सर का नंबर है 8839306361। आप इस पर मैसेज करके सर से बात कर सकते हैं, सर से कुछ भी जानकारी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है सर का मार्गदर्शन कभी गलत नहीं जाता है। तो कोशिश कीजिए कि MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, साथ साथ कुछ कोर्सेज को भी ज्वाइन करें, जैसे प्रीलिम्स का कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ आंसर राइटिंग 2.0 को में जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वह आपके लिए एक बेस तैयार करेगा आपकी आंसर राइटिंग का। ठीक है, 199 रुपये में मात्र, ज़्यादा भी नहीं है, 199 रुपये आप 4 सैंडविच खाते होंगे 35-35 वाली, तो आपके ख़त्म हो जाते होंगे। ठीक है, 5 सैंडविच में, परंतु यहाँ पर सैंडविच का पैसा लगाना है क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। अब दूसरा है गजानन माधव मुक्तिबोध। भैया छायाबाद के यहाँ बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका जन्म जो होता है गजानन माधव मुक्तिबोध का कहाँ पर होता है, श्योपुर जिले में होता है 1970 में। ठीक है, याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ पर होता है। मुक्ति हमें कहाँ पर मिलती है कि सर चंबल नदी में हमें मुक्ति मिल जाती है। क्यों मिलती है सर, क्योंकि वहाँ पर मगर पाए जाते हैं, ठीक है, या घड़ियाल पाए जाते हैं। तो मुक्ति कहाँ मिलेगी, चंबल में। चंबल कहाँ से, श्योपुर के से निकलती है, तो श्योपुर में किसका होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म होगा। इनकी रचनाओं की हम बात करते तो देखिए, कमाईनी एक पुनर्विचार MPPSC 10 बार पूछ चुका है। चांद का मुंह टेढ़ा, धुत, सतह से उठता आदमी, काट के सपने, MPPSC ने पूछा। एक साहित्यिक डायरी, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्यीकरण और बी पात्र, ये सभी क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको मैं 3-4 बता देता हूँ। एक कमाईनी एक पुनर्विचार, इसको जरूर याद रखिएगा। चांद का मुख टेढ़ा भी आपको याद रखना है। काट के सपने, ये 3-4 तो इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इनका निधन 1964 में भोपाल में होता है। कहाँ पर होता है इनका निधन, 1964 में भोपाल में इनका निधन हो जाता है। अगली हमारी जो साहित्यकार हैं उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर रस की एक प्रमुख कवि रही हैं मध्य प्रदेश की। इनका जन्म 1904 में कहाँ पर होता है, इलाहाबाद में। परंतु इनको मध्य प्रदेश में इसलिए गिना जाता है क्योंकि इनका जन्म खंडवा जिले के जो राजा होते हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, उनके साथ इनका विवाह होता है। अब ये क्या होती है, स्वतंत्रता में अपनी भूमिका निभाना चाहती हैं अपने रचनाओं के माध्यम से, तो ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ कहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं, जबलपुर में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पर ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती है, वहीं पर अच्छी अच्छी कुछ रचनाओं का भी लेखन करती है। इनकी प्रमुख रचनाओं में हमने देखा है कि जैसे झांसी की रानी, कौन सी, झांसी की रानी इनकी प्रमुख रचना है। मुकुल है, त्रिधारा है, सीधे साधे चित्र है, सभा का खेल है, राखी की चुनौती, बचपन, बिखरे मोती, राखी, मातृ मंदिर, ये क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं। MPPSC ने क्या क्या पूछा हुआ है, तो झांसी की रानी पूछा है, राखी की चुनौती पूछा है अभी थोड़े दिन पहले ही, और बिखरे मोती, ये बार बार MPPSC ने पूछा है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। देखिए इनको 2 बार सक्सेरिया पुरस्कार से भी
सम्मानित किया गया था। 1948 में सिवनी जिले में इनका निधन कार दुर्घटना में हो गया था। किस जिले में होता है इनका निधन? सिवनी जिले में 1948 में कार दुर्घटना में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इनके सम्मान में प्रतिवर्ष जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? तो इनका जो होता है वो कहाँ पर होता है? जबलपुर में इनका सम्मान समारोह होता है। समझ में आ गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस में लिखती थी। इनका जो विवाह होता है वो खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ होता है। इनकी रचनाएं हमने देख ली, इनका निधन देखा, इनका समारोह भी हमने देखा। अब हमारे आते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की बात करते हैं तो इनका जन्म 1897 में कहाँ पर होता है? शाजापुर में होता है। कहाँ पर होता है? शाजापुर में होता है। ये बहुत अच्छे रचनाकार थे। इनकी रचनाओं को याद करने का सीधा सा अर्थ है कि जो भी महिलाओं का नाम आ जाए तो आप उनको आराम से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। एक बार MPPSC ने हाल ही में 2 साल पहले पूछा था कि मध्य प्रदेश के कौन से साहित्यकार हैं जो गणेश शंकर विद्यार्थी के क्या हैं? शिष्य रहे हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के जो शिष्य रहे हैं उनका नाम है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। गणेश शंकर विद्यार्थी बड़े पत्रकार हुए भारत के और उनके शिष्य थे बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अब देखिए बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कहाँ पर होता है? शाजापुर जिले में होता है। शाजापुर जिला आता है मालवा में। तो देखिए इनके द्वारा मालवा के उनके ऊपर ही कविताएं लिखती है, जैसे उर्मिला, महिला का नाम है, कुमकुम, रश्मि रेखा, प्राण अर्पण, हम विस्पाई जन्म के, आ पलक, कुआसी, ये सभी क्या हैं? इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियाँ हैं। MPPSC उर्मिला पूछ चुका है, हम विस्पाई जन्म के MPPSC पूछ चुका है, प्राण अर्पण पूछ चुका है और रश्मि रेखा भी MPPSC पूछ चुका है। और MPPSC ने एक फैक्ट क्या पूछा था? ये किसके शिष्य थे? अब देखिए इनके द्वारा 2 पत्र भी प्रकाशित किए गए थे, प्रताप और प्रभा। MPPSC ने ये भी पूछा है दोनों को। अब देखो एक बार ये भी MPPSC ने पूछा कि मध्य प्रदेश के से कौन से साहित्यकार रहे जो संविधान सभा के सदस्य रहे थे? तो उनका नाम है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है। प्रतिवर्ष बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो शाजापुर जिले में किया जाता है। ठीक है। तो याद रखना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो MPPSC ने पूछी हुई है वो भी आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ, जिससे क्या हो आप अच्छे से इन सभी को पढ़ पाएँ। अगले हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म नर्मदापुरम जिले के टिगरिया ग्राम में होता है। कहाँ पर? टिगरिया ग्राम में होता है। कब? 1914 में। इनके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बुनी हुई रस्सी MPPSC पूछ चुका है, चकिते दुख, अंधेरी कविताएं, गीता फरोश MPPSC ने पूछा हुआ है, सतपुड़ा के घने जंगल MPPSC 10 बार पूछ चुका हुआ है। तो ये 3 इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो MPPSC आपसे बार बार पूछता है। ये भी गांधी दर्शन से बहुत प्रभावित थे, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे। इन्हें 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए, कौन सी? बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए कौन सा? साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1983 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें शिखर सम्मान भी दिया गया। 1985 में नरसिंहपुर जिले में इनका निधन हो जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं शरद जोशी की। तो शरद जोशी मध्य प्रदेश के बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं और इनका जन्म 1931 में उज्जैन जिले में होता है। अब उज्जैन जिले के होने के बाद इन्होंने व्यंग के माध्यम से लोगों को बहुत हंसाया, साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे संदेश भी दिए। अब देखिए इनके प्रमुख जो व्यंग हैं वो है जीप पर सवार इल्लियाँ, MPPSC ने पूछा हुआ है। राह किनारे बैठा आदमी, परिक्रमा, MPPSC ने पूछा हुआ है। दूसरी सतह, अंधों में हाथी, एक था गधा, MPPSC पूछ चुका है। मैं और केवल मैं, तिलिस्म पिछले दिनों, फिर किसी बहाने, MPPSC पूछ चुका है। तो ये सभी MPPSC इनसे बार बार पूछ चुका है। एक अंधों का हाथी भी MPPSC ने पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। ये सभी क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आगे हम बात करते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म कहाँ पर होता है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश में होता है। इनने भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी है, जैसे रीति और शैली, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की समस्याएं, MPPSC ने पूछा है।
हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आधुनिक साहित्य। इनका एक ही इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रभाषा की समस्याएं। किसने लिखा है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। फिर भैया सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं पंडित हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 1924 को नर्मदापुरम जिले के एक गांव है जामनी नाम का, एक गांव है जामनी गांव, वहाँ पर क्या होता है, इनका जन्म होता है। ये भी बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। इन्हें व्यंग के माध्यम से भारत की जो भी समस्याओं थी उनको रखा और इतने अच्छे अच्छे व्यंग इनने लिखे हैं। कभी आपकी इच्छा हो तो यूट्यूब पे इनके व्यंग आपको मिलेंगे, उनको पढ़ना आपको समझ में आएगा कि हाँ, हरिशंकर जी परसाई कितना सोच पाते थे। उनकी जो व्यंग करने की कला थी, जिससे वहाँ कोई संदेश देके जाते थे, वहाँ कितनी अच्छी थी। तो एक बार पढ़ के देखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करते हैं तो विकलांग श्रद्धा की ओर एमपीपीएससी ने पूछ चुका है। तट की खोज, तब की बात कुछ और थी, भूत के पांव पूछे, एमपीपीएससी पूछ चुका है। बेईमानी की परत, एमपीपीएससी ने पूछा है। पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है। हंसते हैं रोते हैं, उन जैसे उनके दिन फिरे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, एमपीपीएससी पूछ चुका है, क्योंकि इसके लिए इन्हें 1982 में, सॉरी इसके लिए नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। और तिरछी रेखाएं, तो यहाँ पर आपको 5-6 इंपॉर्टेंट है। विकलांग श्रद्धा दौर के लिए 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर इनका निधन नर्मदापुरम जिले में ही हो जाता है। बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं। जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, इसके माध्यम से इनने भारत की परेशानियों का बताया। साथ में बेईमान लोगों के बारे में भी उन्होंने बताया कि लोग बाग कैसे बेईमानी कर रहे हैं गणतंत्र भारत में। तो ये बहुत अच्छा व्यंग है, कभी आप पढ़ के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। फिर मुल्ला रामू जी की बात करते तो मुल्ला रामू जी का जन्म हुआ है 1896 में। कहाँ पर? भोपाल जिले में। इन्हें गुलाबी उर्दू का जनक कहा जाता है। एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है, गुलाबी उर्दू का जनक किसे कहते हैं? तो मुल्ला रामू जी को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे तो भैया ये शादी से और औरत से बहुत परेशान थे, तो ये ऐसे ही लिखते थे, लाठी और भैंस, औरत जात, जिंदगी, शादी, अंगूरा, तारीख, गुलाबी उर्दू, ये सभी क्या है, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। देखिए एमपीपीएससी पूछ चुका है, लाठी और भैंस भी पूछी हुई है, औरत जात पूछी हुई है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। इनके द्वारा गुलाबी उर्दू इनकी पहली पुस्तक थी, जिसे 1921 में प्रकाशित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सांस्कृतिक भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मुल्ला रामूजी सांस्कृतिक भवन रखा गया है। अब आगे चलते हैं। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, इनका जन्म भी उन्नाव उत्तर प्रदेश में होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रीवा में होती है, इसलिए शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है उसका नाम है मिट्टी की बारात। एमपीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। क्यों? क्योंकि इन्हें इस रचना के लिए 1974 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर अन्य की हम बात करते तो हिल्लोल, विश्वास बढ़ता ही गया, जीवन के गान, बिंद हिमालय, आंख भरी नहीं, युग का मोल पर आंखें नहीं भरी, ये सभी क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं। 1974 में इन्हें पद्मश्री, 1990 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2002 में इनका निधन कहाँ पर होता है? उज्जैन जिले में होता है। फिर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका संबंध ग्वालियर जिले से। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ है। ये है भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी हैं, आप सभी को पता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वह है के 3 दशक, एमपीपीएससी पूछ चुका है। मेरी 51 कविताएं, ये भी एमपीपीएससी पूछ चुका है। फिर देखिए राजनीति की रपटीली राहें, एमपीपीएससी पूछ चुका है। रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये भी एमपीपीएससी पूछ चुका है। और अमर बलिदान, ये सभी क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं। 1992 में इन्हें पद्म विभूषण और 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। और इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? सदैव अटल है, जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कामता प्रसाद गुरु की बात करते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु बहुत बड़े व्याकरणाचार्य रहे हैं, जिनका जन्म 1875 में सागर जिले में होता है। इनके की जो प्रमुख रचनाएं थी, हिंदुस्तानी, शिष्टाचार, सत्य प्रेम, बाल सखा और सरस्वती। एमपीपीएससी बाल सखा पूछ चुका है। फिर देखिए कवि प्रदीप की हम बात करते हैं तो कवि प्रदीप एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं, जो मेनली संगीत लिखा करते थे। इनका जन्म बड़नगर उज्जैन में होता है।
कब? 1915 में। इनकी जो गाने और रचनाएं इन्होंने लिखी, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी इन्होंने लिखा। दूर हटो ए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान हमारा इनके द्वारा ही लिखा गया। और हर साल कवि प्रदीप के सम्मान में उज्जैन के बड़नगर में कवि प्रदीप समारोह का आयोजन किया जाता है। बाल कवि बैरागी की हम बात करते हैं तो बाल कवि बैरागी का जो मूल नाम था वह क्या था? रामदास बैरागी। MPPSC पूछ चुका हुआ है कि बाल कवि बैरागी का मूल नाम क्या था, तो रामदास बैरागी था। इनका जन्म मंदसौर जिले के मनासा में होता है। इनकी जो रचनाएं थी, सारा देश हमारा है, मेरी गंध नहीं बेचूंगा, MPPSC ने पूछा है। भावी रक्षक देश के दो टूक, ये सभी पूछे। इसके अलावा MPPSC ने यह भी पूछा है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो बाल कवि बैरागी जी मंदसौर से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं या मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। देखिए, द्वारिका प्रसाद मिश्र, उन्नाव में इनका जन्म होता है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी एक आत्मकथा है लिविंग एन इरा, इसके बारे में बार बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था जिसे MPPSC ने पूछा था। अब देखिए, मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों की बात करते तो पहले हैं संत सिंगा जी। इनका जन्म बड़वानी में होता है 1571 में। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वह है 12 मासी, सखियाँ, 15 तिथि, 7 बार। 12 मासी MPPSC पूछ चुका है, सखियाँ पूछ चुका है, 15 तिथि MPPSC पूछ चुका है। ये सभी किस्में संत सिंगा जी के बारे में पूछ चुका है। संत सिंगा जी को कबीर के समकालीन माना जाता था। जब कबीर दुनिया में थे उस दौरान कौन थे? संत सिंगा जी हमारे निमाड़ वाले क्षेत्र में हुआ करते थे। ईसुरी की बात करते हैं तो ईसुरी का जन्म 1871 में कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। इन्होंने फाग गायन का आविष्कार किया जो आज हम बुंदेलखंड में सुनते हैं। इन्हें बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता है। फिर जगनीक की बात करते तो ये राजा परिमल रासो के दरबार में थे। इन्होंने आलाखंड एवं परिमल रासो की रचना की। MPPSC दोनों पूछ चुका है, परिमल रासो की रचना किसने की और आलाखंड की रचना किसने की। आलाखंड विश्व की सबसे लंबी कथा है जिसमें आला उदल द्वारा लड़ी गई 52 युद्धों का क्या है? वर्णन है। फिर देखिए, कवि घाघ, ये कन्नौज के थे। इन्हें कृषि पंडित के नाम से जाना जाता है। कवि घाघ ने बोला था कि कृषि इस दुनिया का सर्वोत्तम व्यवसाय है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक साहित्यकार और लोक साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। आपको कैसा लग रहा है इसे पढ़ के? क्या आपको मज़ा आ रहा है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ एक प्रश्न का जवाब देके जाइएगा कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? जो भी आंसर देगा उसका कल नाम हम हमारे लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।